जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई टेस्ट नंबर 6 यानी 5। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और जैसे कि यूपी पुलिस में आते हैं क्वेश्चंस उसी बेस पर बनाए हैं, यानी टफ और मॉडरेट लेके चल रहे हैं। ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं हूबहू पेपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जैसे क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं उन्हीं को रिलेट करके क्वेश्चंस बनाया गया है। यानी टेस्ट पेपर नंबर 6 आप अपने आप को इवेलुएट करिए भाई कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और आपको पता है आप डेली मैथ्स की क्लास कितने बजे भाई? शाम को 7 बजे चलती भाई। कितने बजे चलती है? शाम को 7 बजे चलती है। और आपको पता सुबह जो है सामान्य अध्ययन क्लास, रीजनिंग की क्लास भाई 12 बजे चलती है और हिंदी क्लास जो है 8 बजे शाम को चलती है। तो डेली जो है अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो शाम को 7 बजे जुड़िए। उसके बाद भी जो नहीं जुड़ पाते मान लीजिए आप क्या करोगे, मैथ्स बाय शिवानंद सर के प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पे आपको सारे यूपी पुलिस के वीडियोस और उसके पहले जितनी भी सारी क्लासेस यानी सारे टॉपिक के मेथड बेसिक सब डिस्कस किया है। वहां से आप टॉपिक का नाम लीजिए और जो टॉपिक पढ़ना है बिल्कुल आप लोग वहां पे पढ़ सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए आज हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया भाई? किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 1 आता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे तो हमें 3 प्राप्त होता। कहोगे वाह सर, उस संख्या को 65 से भाग देने पर क्या रहेगा? तो एक भाग वाला एक तरीका आप समझिए, ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेगा। एक तो डायरेक्टली क्रॉस करके करते हैं और एक जो है क्यों करते हैं ये देखो। जैसे मान लो, ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई नंबर लिया, आपने 15 एक संख्या ली। हम बोल दे सर इसको आप जो है 4 से भाग करिए। कहोगे 4 तिहाई 12 यानी 3 बार जाएगा। अच्छा, हमें पता सर भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, यानी भाजक जिससे हम भाग करते हैं इनटू भागफल जो आंसर आता है यानी क्विटेंट प्लस शेषफल होता है। मतलब जैसे यहां 4 क्या है भैया? भाजक है जिससे हम भाग कर रहे हैं। 15 क्या है? भाज्य है। तो 15 में 4 से भाग करोगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बचा कितना? आप कहोगे 3 बचा शेषफल। अब जो प्राप्त प्राप्त क्विटेंट यानी जो भागफल आया कितना है? 3 ना। इसको हम फिर बोल दे 2 से भाग करें तो कहोगे 2 एकम 2 यानी 1 शेषफल आया। हम एक कह सकते हैं एक संख्या है जिसको हम 4 से भाग करते हैं तो 3 शेषफल आता है, 2 से भाग करते हैं तो 1 शेषफल आता है। अब उस संख्या को डिफरेंट ऑफ नंबर से 3 से 2 से 14 से 13 से भाग करें कितना आएगा? तो वही क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, यही ये भी है। आपको क्या करना ध्यान समझिए, इसमें आप कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो। हमने इसको अपने मन से माना है लेकिन हमें पता जो भी मान लेना तो 4 पे 3 बार यानी भागफल 3 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके और ये 3 जुड़ेगा क्रॉस में तो 4 तिहाई 12 प्लस 3 कितना? ये 15 हो गया। हो गया हाँ सर। जो आया फिर से तो 2 को 1 से गुणा करोगे और 1 जोड़ दोगे, 2 एकम 2 प्लस 1 3 ये हो जाएगा। मतलब लास्ट में अगर 1 मिलेगा तो इससे आप गुणा करोगे, जो शेषफल आएगा यहां बगल लिखोगे, जोड़ोगे तब ये आएगा और फिर इसको यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे तब ये नंबर आएगा। देखो यही कह रहा है, एक संख्या को पहले 13 से भाग करो तो शेषफल 1 आता है। अच्छा, फिर भागफल को 5 से भाग करो तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाई उसी संख्या को 65 से भाग करें तो पहले तो संख्या बताओ। तो कहोगे सर बिल्कुल बताएंगे, 13 लिखेंगे, 13 से हम एक संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन इसको जो भाग करेंगे शेषफल हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कहोगे हाँ सर शेषफल 1 मिलेगा। सर भागफल क्या मिलेगा? नहीं पता, लेकिन भागफल को अगर 5 से भाग करें, ध्यान दीजिएगा, 5 से भाग करें तो शेषफल 3 मिलेगा। मतलब 5 से भाग करें तो 1 बार जाएगा। लास्ट में हमें कंफर्म है 1 लाना मस्त है, ध्यान देगा वो अपने आप ऐसे यहां 1 शेषफल 3 बचेगा। कहोगे हाँ सर। मतलब यानी भागफल को यानी जहां जो भी होगा हम यहां पे कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे, यानी यहां 0 नहीं 1 रखते हैं हमेशा। तो यानी 1 लिखेंगे और शेषफल कितना? 3। बस ध्यान देना यहां पे 1। फिर अगर करते फिर हम यही करते जाते ना। अब आपको पता हम यहां पे ये भाजक है ना, ये भागफल है और शेषफल है। तो कहोगे भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है 5 इंटू 1 प्लस 3, यानी यहां क्या होना चाहिए? 8। यानी 8 में आप 5 से भाग करो तो 3 शेषफल आएगा। 5 एकम 5 3 8 आएगा। कहोगे हाँ सर। अच्छा, फिर आप जो है 13 यानी ये क्रॉस करोगे आप, 13 8 104 प्लस 1 कितना? 105। यानी 105 में आपने 13 से भाग किया होगा तब भागफल 8 आया होगा और 1 शेषफल आया होगा। देखो वही तो किया ना।
कहोगे हाँ सर अब तो आसान है सर। अब जो संख्या 105 आ गई इसको हमें सर 65 से भाग करना, कितनी बार जाएगा, 65 गुना 130 होता है, यानी एक ही बार जाएगा, तो एक बार ले जाओगे, जो बचेगा कितना 40, यानी 65 कम 65 40 बच जाएगा, तो 40 आपका रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, ये आपने समझा दिया। और फिर आप नंबर सिस्टम में जाएंगे, वहां भी एक बार हमने बताया एक ट्रिक भी होती है, लेकिन पहले बेसिक समझ लो फिर आपको ट्रिक हम बता देंगे ना। ओके ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप रिमाइंडर थ्योरम में जाएगा। हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, किसमें, यानी शेषफल प्रमेय नाम से एक टॉपिक पढ़ाया है। आप ढूंढिएगा, किस पे, कहां ढूंढोगे, आप कहोगे सर यानी प्लेलिस्ट में, यानी नंबर सिस्टम बाई, या ऐसे डालिएगा रिमाइंडर थ्योरम बाई शिवानंद सर। क्या डालोगे, रिमाइंडर थ्योरम बाई शिवानंद सर, रिमाइंडर थ्योरम डालिएगा, आ जाएगा भाई। वहां से आप देखिएगा, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, हम प्रॉपर सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है, खासकर CHSL CGL सब में आया है, वही यहां पे दे दे हैं। आप कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपके साथ हैं। एक क्वेश्चन भाई आज के लिए आपका होमवर्क है, तो इसी बहाने आप जो है शेषफल प्रमेय के बहुत सारे क्वेश्चंस जाएंगे, पढ़ लेंगे और फिर ये करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि शेष नंबर सिस्टम जो है, अभी यूपी पुलिस में एक ही क्लास लिया है, उसमें हमने शायद जो है यूनिट डिजिट बताया है, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताए हैं, लेकिन शेषफल प्रमेय नहीं बताया, पहले बताया था। तो पहले वाली क्लास एक बार उसी बहाने आप जरूर देखेंगे। तो 10%, 17%, 25% का एकल समान छूट। अरे भाई आप बताओ परसेंटेज से सॉल्व करना है वैसे तो आप पता है परसेंटेज नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले से करना है तो ये था, हमने डायरेक्टली बताया था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100, यानी जो नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता था उनमें हमने साइन चेंज करके बताया। अब साइन चेंज नहीं करना है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब माइनस, पहला माइनस दूसरा माइनस फिर ये प्लस हो जाता था, उसको इग्नोर कर दो। नेट डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, पहला जो डिस्काउंट देंगे दूसरा देंगे, माइनस पहला इंटू दूसरा बाई 100, ये दो डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट आ जाएगा। तो कहोगे सर ये परसेंटेज से करिए, कोई बात नहीं। तो पहले दो डिस्काउंट, यानी पहला और दूसरा उठा लो, यानी x की वैल्यू पहले 10 मानोगे और y की वैल्यू मानोगे 17 और माइनस 10 इंटू 17 डिवाइड बाई 100 करोगे। कहे हाँ सर 10 17 कितना हुआ सर 27 हुआ, और माइनस कितना हुआ, यानी कितना 1.7 ना, यानी 17 डिवाइड बाई कितना 10 1.7, ये कितना आ जाएगा, 27 में से सर एक गया 26 और 25.3 आ गया, 25.3 आ गया। हाँ सर बिल्कुल, यानी अगर आपको बोल दिया जाए 10%, 17% का एकल डिस्काउंट कितना होगा सर, यानी 25.3% होगा। तो अब क्या करते हो, जब दो का जो नेट डिस्काउंट आता है ना, तो अब इसको फिर से x मान लो, यानी अब आपको 25.3 x की वैल्यू समझना है, और जो तीसरा बचा है उसको y समझना है, माइनस 25.3 इंटू कितना 25/100, ये तीनों का नेट डिस्काउंट आ जाएगा। एक और तरीका था, ये तरीका नहीं, और भी तरीके हैं, बता दे रहे हैं। सॉल्व करोगे तो 25 25 50.3 ना भाई, सॉल्व कर लो, अब तो डाउट ही नहीं है। कहोगे सर 50.3 माइनस 100 है, तो 2500 का 100 आसपास बता दोगे, 4 6 24 हुआ, तो डेसिमल लगा दिए, 1 4 3 12 हुआ। कहोगे हाँ सर 1 13 4 2 8 4 5 20, यानी 6.325। तो एक आइडिया देखो, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो ध्यान नहीं देना है। ये 50 में से 6 जाए कितना हुआ, देखो 50 में से 6 जाएगा, कहोगे 50 में से 44 हुआ, 43 समथिंग आना चाहिए, तो 43 समथिंग आना चाहिए, ठीक है लगा दो, 2 पॉइंट तक दिया, 43 समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 बता दोगे। बताइए कोई डाउट है? दूसरा तरीका भी है, लेकिन आप लोग जब डायरेक्टली ऐसा दिया हो तो यही सॉल्व करिए, कोई इशू नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना है। दूसरा तरीका हमने डिस्काउंट वाले चैप्टर में प्रॉपरली डिस्कस किया भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, राशि क्या है? अभी आपको बताया था भाई, तो यहां भी वही सेम ध्यान देना है। चक्रवृद्धि ब्याज आप जो है सीआई के चैप्टर में जाइएगा, देखिएगा हमने कैसे आपको बताया था। एक चीज ध्यान दो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता ना तो कोई डाउट ही नहीं होता। एक तो ये हुआ भाई, आपको ये 5832 अमाउंट दिया है, तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो कुछ लोग फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, रख दो, अमाउंट दिया है 1 + r की वैल्यू दी है /100, p की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, याद है। एक तरीका तो ये हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कहोगे हाँ सर, तो दूसरा तरीका बताइए। दूसरा तरीका भी देखो,
दूसरा तरीका आपको बताया था, मूलधन हुआ, पहले 8% ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट होगा उस पर फिर से 8% ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट होगा, अमाउंट की वैल्यू दिया है, तब भी सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे तरीके इसके हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लोग ये करते हैं, सर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो जो इसको हम क्या करते हैं, नेट डिस्काउंट निकालते हैं। पहले साल 8%, दूसरे साल 8% और दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर, यानी नेट चेंज से भी आप लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो। देखिए ना, यहाँ CI परसेंटेज CI, पहले साल 8, दूसरे साल 8 और दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पर 8, यानी 8 × 8 / 100, तो 8 8 16, 8 8 14, यानी 16.64 क्या होता था सर, यानी अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 100 मूलधन मानेंगे तो 16.64 क्या होगा सर, ब्याज होगा। तो सर अमाउंट क्या होगा भाई, इस केस में प्रिंसिपल 100 मानना पड़ेगा ना, तो कहोगे 100 प्रिंसिपल हुआ सर, और 16.64 हमारा क्या हुआ ये, तो सर 116.64 हमारा क्या हुआ सर, अमाउंट हुआ। अगर जो लोग परसेंटेज से करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ये विधि अपनाते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं सबसे आसान है, नो, ये विधि जो अपनाते हैं उनके लिए है। तो आप कहोगे सर 116.64 की वैल्यू दिया है, कितना सर 5832 दिया है, और आपको 100 की वैल्यू चाहिए, सॉल्व कर लीजिए, 2 0 यहां हो जाएगा, जो आएगा कितनी बार जाएगा भाई, देखो सब वैल्यू है, 4 चौक 16 नहीं, जीरो बहुत सारे हैं, तो कहोगे 4 चौक 16 6 बिल्कुल आएगा ही नहीं, और 6 चौक 24 नहीं, 8 चौक 32, 8 छक 48, और 48 3 कितना 51 ना, नहीं आएगा, बस ये 5000 सही है आसानी से। अच्छा कहोगे सर क्या ये तरीका है, नहीं सर, बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब 3-4 तरीके हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन जब डायरेक्टली प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट दिया, एक तरीका ये भी है, जो भी मूलधन होगा पहले साल 8% ब्याज लगेगा, तो यानी 100 अगर मूलधन होगा 8 ब्याज होगा, 108 अमाउंट हुआ, यानी मूलधन का 108% निकालोगे अमाउंट बन जाएगा। अब जो अमाउंट बना अगले साल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा ना फिर 8%, यानी फिर इसका 108% निकालोगे, यानी प्रिंसिपल 2 साल के ब्याज के साथ अमाउंट कितना हो जाएगा इतना, और अमाउंट कितना हो जाएगा 5832। यानी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज करने का मतलब हुआ हर साल 8% बढ़ाते जाओ, मतलब ये जैसे नेट सक्सेसिव चेंज है वैसे ये भी। मूलधन क्या होगा तो 5832, और ये उल्टा कर दो भाई, 100 बटा कितना 108, और इंटू 100 बटा कितना 108, कहोगे हाँ सर। अब सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा, ऐसा दिया ही गया, देखो 108 कितनी बार जाएगा सर, 5 बार जाएगा, तो कितना हुआ 5 108 8 5 40, 540 हुआ, बचा कितना, यानी 540 बचा, तो 432 बचा, तो 4 बार जाएगा ना, 43 बटा 2 4 बार जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर 54 का कितना, 54 का 2 गुना सर, तो 2 से मतलब 50, यानी 5000 सर, तब भी आ गया, यानी 5000 रुपए जो है 2 साल 8% ब्याज के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा सर, बिल्कुल ये सही प्रिंसिपल निकाल लो। ये भी तरीका, और भी तरीके, ये भी नहीं है, मतलब हमें नहीं कह रहे यही तरीका, और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये दोनों प्रेफर करो जब मूलधन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम दिया, अमाउंट दिया हो, तो ऐसे निकाल लो। कहोगे वाह सर वेरी गुड, इसको बताओ। एक व्यक्ति का व्यय आय के 35% है, यदि आय में 30% वृद्धि हुई और व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन। कहोगे सर एक व्यक्ति की आय व्यय का, सबसे पहले बताओ आय बराबर क्या होता है, यानी इनकम बराबर ये होता है भाई जो खर्च करोगे और जो व्यय, यानी और प्लस जो बचत करोगे, ये सबको पता होगा, यानी इनकम इक्वल टू क्या होगा एक्सपेंडिचर, और प्लस क्या होगा सेविंग होता है। बताइए कोई डाउट है, कहोगे कोई डाउट नहीं सर, भाई कुल हमने जितना कमाया और जितना खर्च किया और जो बचाया, खर्च और बचत हमारा आय आ गया, बिल्कुल सही है। क्या पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति की आय, व्यक्ति का व्यय आय का 35% है, यानी आय यानी इनकम आप लोग लेट कर लो, अगर 100 मानोगे तो कहोगे सर व्यय कितना है इसका 35%, यानी 35, यानी अगर आय 100 रुपए है व्यय 35 है, तो कंफर्म बचत की बारे में बात करेगा तो 65 रुपए, बहुत ठीक ठाक बचा लिया भाई, तो वह इतना हो गया। यदि आय में 30% की वृद्धि हुई, यानी आय पहले 30 थी तो न्यू इनकम यानी 130 हो गई, 100 को 30% बढ़ा दो, यानी नई आय 130 हो गई। व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई, यानी व्यय पहले 35 रुपए था, अभी भी 35 रुपए, हाँ तो बचत में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। कहोगे सर 130 आय है, व्यय 35 ही है, तो 130 आय में से व्यय घटा दो, यानी क्या कितना हो जाएगा 130 में से अगर 35 घटाओगे 95 नया सेविंग यानी नई बचत। तो पहले बचत कितनी थी 65, अब कितनी हो गई, कहोगे सर 95, तो वृद्धि हुई ना, परसेंटेज बचत में वृद्धि कितनी हुई, 65 से 95 कितना बढ़ा, कहोगे सर 30 ज्यादा हुआ, 30 की वृद्धि हुई किससे 65 से, और इंटू 100 सॉल्व कर दो भाई, तो 5 से 5 छक 30, 5 13 5 65, तो 6 बटा 13 इंटू 65, मतलब 13 की वैल्यू कितना हुआ
1/13 की वैल्यू 7.6977, तो 7 को 6 सत्ते 42, 6 42 43, 43 पॉइंट समथिंग हुआ। नहीं कहोगे तो 13 से भाग करो, 600 बड़ा 13 करो, चलो ऐसे कर दो, नहीं कहोगे सर कंफ्यूजन कर रहे हैं आप। तो 13 चौका 52, हाँ सर 8, 13 छक्का 78, ठीक है 2, तो 46 पॉइंट समथिंग, यानी 46 पॉइंट समथिंग में ये तो बचा है, कहोगे हाँ सर, यानी 46.15 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, ये परसेंटेज में आपने बहुत बार सॉल्व कराया था, इसको पढ़ो। मंजीत ने एक मोटर कार 25% हानि पर साहिल को 864 में गाड़ी को मरम्मत खर्च किया, इतना बेच दिया, इस प्रकार 12.5% लाभ हुआ। मंजीत को मोटर कार कितने में खरीदा? मतलब ध्यान समझिएगा, मंजीत बॉट अ मोटर कार एट द लॉस ऑफ 25%, साहिल स्पेंड इतना ऑन द रिपेयरिंग कार एंड सोल्ड इट 5 for इतना, इन दिस वे ही गॉट प्रॉफिट ऑफ 12 and इतना परसेंट, देन हाउ मच मंजीत भाई, अरे भाई पढ़ो ध्यान से पहले, भाई मंजीत साहब ने खरीदा ना, 25% लॉस पर साहिल को बेच दिया, ठीक है, साहिल ने खरीद लिया मंजीत से, कहोगे हाँ सर। और साहिल साहब ने फिर क्या किया, साहिल स्पेंड 864 ऑन हिट रिपेयरिंग। एक चीज ध्यान दे, साहिल ने जितने में खरीदा है तो 864 रिपेयरिंग पे, यानी मंजीत से जितने में खरीदा उसका 864 रुपए रिपेयरिंग पे खर्च किया। मतलब इसकी सीपी मंजीत की कॉस्ट प्राइस और प्लस 864, यानी अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट ऐड करते हैं तब हमारी टोटल सीपी आती है। यानी अगर हमने 500 में खरीदा और भैया 100 रुपए उसके रिपेयरिंग में खर्च कर दिया तो हम कहते हैं कितनी कॉस्ट आई, लागत हमारी 600 आई ना, तो खरीदने के बाद रिपेयरिंग कॉस्ट हुआ, मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, या ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पर खर्च करते हैं, सब भैया एड ऑन होता आपके सीपी पर। कहोगे हाँ सर, साहिल की सीपी इतना हो गई, कितनी अभी नहीं पता, लेकिन कह रहा फिर अब खर्च किया और गाड़ी को इतना में बेच दिया, इतना मतलब साहिल ने फिर जो है कितना, तो साहिल ने 5400 में से बेच दिया, खर्च करने के बाद 5400 में साहिल ने बेचा ना, और साहिल को इस पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ। ध्यान दीजिएगा, 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट हुआ। मतलब मंजीत ने 25% हानि पर साहिल को बेचा, साहिल ने 864 इसके रिपेयरिंग पर खर्च किया और फिर 12.5% प्रॉफिट पर 5400 में बेच दिया। तो आपको बताना मंजीत के लिए मोटर मतलब मंजीत ने कितने में खरीदी? सर उल्टा आना सर, देखो आप बताओ, ध्यान समझिएगा, साहिल की ये कॉस्ट आ गई, जो भी आई अभी हम ध्यान दो, इसको मत ध्यान ददो, मतलब साहिल की ओवरऑल जो कॉस्ट आई उस पर 12.5% लाभ लेके 5400 में बेचा, तो साहिल की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई? 12.5% की वैल्यू 1/8 का प्रॉफिट लेकर, यानी 8 में खरीदा, 1 का लाभ लिया, 9 में बेचा। तो अगर डेसिमल्स में होगा तो कैसे करोगे आप लोग? ऐसे 12.5 लाभ का मतलब, यानी अगर 8 में खरीदा होगा, 1 का लाभ, 9 में बेचा होगा, एक्चुअली बेचा है 5400 में, यानी 9 की वैल्यू है, खरीदा रहा होगा 8 में, तो 9 6 54 6 8 48, यानी साहिल की कॉस्ट 4800 होगी। तभी तो देखो 4800 का 1/8 निकालोगे कितना हुआ? 600 हुआ, यानी 12.5% 4800 का निकालोगे तो 600 हुआ, तभी तो 5400 में बेचेगा। भाई मंजीत ने बेचा 5400 में, 12.5 लाख पर बेचा, तो खरीदा मंजीत कितने में? यानी ओवरऑल कॉस्ट आई उसकी कितनी? 4800। कहोगे हाँ सर, लेकिन 4800 क्या है? जितना मंजीत से खरीदा और 864 जो है, जो उसने रिपेयरिंग पे खर्च किया, उन दोनों को मिला के है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, मंजीत मतलब ये मंजीत से जितने में खरीदा और 864 रिपेयरिंग, कुल 4800 आया। तो साहिल ने मंजीत से कितने में खरीदा? ये आ गया कैसे? 4800 में से 864 घटा दो, तो भाई 4800 में 800 घटाओगे तो 4000 हो गया ना, और 4000 में से 64 घटाओगे तो 3936, यानी 3936। 3936 में भाई मंजीत साहब ने साहिल को बेचा है 25% हानि पर। 3936 मतलब ये जो कॉस्ट है, 3936 रुपए मंजीत साहब ने साहिल को बेचा है 25% हानि पर। तो यानी 25% हानि पर बेचा है, तो यानी मंजीत को 75 में बेचा है और खरीदा कितने में रहा होगा? 100। यानी मंजीत अगर 100 में खरीदा होगा तो 75 में साहिल को बेचा है, तो 75 की वैल्यू दिया, 100 निकाल लो। कहोगे वाह सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है, कैलकुलेट कर लेंगे। 25 का 100 और 25 3 75, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6। कहोगे 4 दुनाई 8, 4 एकम 4, 3 12, 4 एकम 4, 1 5, 5248 मंजीत साहब की कॉस्ट आई है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आसान तो क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे।
20 लड़कियों की औसत लंबाई 1.4 मीटर है, 5 लड़कियां समूह छोड़ती हैं, लंबाई इतना बढ़ जाती है। वाह। तो समूह छोड़ने वाली लड़कियों की औसत लंबाई क्या है, ये ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था कि जैसे कोई नंबर दिया हो, जैसे यहां पे 20 गर्ल्स की बात करें, इसकी औसत लंबाई 1.4 मीटर, तो डेसिमल में कंफ्यूजन मत करो, इसको हम सेंटीमीटर में कर लें, बाद में मीटर में कर लें। भाई 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, आप ये बोल सकते हो। तो यहाँ 1.4 का मतलब कितना हुआ, 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करो 140 सेंटीमीटर, मतलब 20 लड़कियां नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, उनका एवरेज हम बोले 1.4 मीटर बोले, या क्या बोले सर, जो है 140 सेंटीमीटर उनका एवरेज है। यस, 5 लड़कियां छोड़ देती हैं तो 5 छोड़ेंगी, 15 बचेंगी, तो लंबाई इतना बढ़ जाती है, मतलब तो समूह छोड़ती हैं तो लंबाई, औसत लंबाई इतना बढ़ जाती है। 100 से गुणा करो कितना, मतलब इसमें 100 से गुणा करोगे तो कहोगे 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मतलब पहले 140 सेंटीमीटर था, अब कितनी हो जाएगी 148 सेंटीमीटर। बताओ, मतलब 20 लड़कियां थी, औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर, 5 छोड़ दी तो 15 हो गई, उनकी औसत लंबाई 148 सेंटीमीटर, यानी इतना बढ़ जाती है। तो छोड़ी हुई लड़कियों का औसत निकालना है आपको, तो यहां से 20 गुणे 140 कर दो, माइनस 15 गुणे 148, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा जो 5 लड़कियां छोड़ी हैं उनका कुल भार आ जाएगा। अब उसको डिवाइड बाई 5 करोगे, एवरेज आ जाएगा, बस आंसर, और मीटर में देना आंसर। तो याद करो, हमने रामबाण फॉर्मूला बताया था, नंबर में 20 से 15 हुआ, 5 कमी हुई, और एवरेज में 40 से 48 हुआ, 8 की वृद्धि हुई। और जो पांचों मेंबर हैं तो इनका योगफल सम ऑफ वेट, यानी सम ऑफ वेट आता है, जो चीजें छोड़ी हैं उनका वेट क्या होगा, जो कमी हुई उनका टोटल सम में कितना कमी हुई ये आता है ना। कैसे, 20 को 8 से करोगे, यही कहना ना, नंबर को पहले एवरेज में जो चेंज हुआ उससे मल्टीप्लाई करो, 2 8 16 ना, 2 8 16 160, और यहाँ साइन के साथ 148 को 5 से करोगे तो माइनस में आएगा ना, तो 148 कहोगे 15 15 5 75 750, और जो है और 5 दुनाई 10 यानी 740 हो गया। 740 घटा देंगे, माइनस का मतलब कितना हुआ सर, आगे 0 हुआ, 14 में से 6 गया, 8 से 14 हुआ, और 6 में से गया 5, 580 माइनस आया, यानी 580 सेंटीमीटर की कमी हुई है। जो पांचों लड़कियां कमी, लास्ट में जो माइनस आएगा ना, माइनस का मतलब सिर्फ कमी को शो करेगा, आंसर माइनस में आएगा, कमी होगी तो कमी को शो करेगा, माइनस में आएगा। तो जो पांचों लड़कियां हैं, आप चाहे इसको मल्टीप्लाई के घटाओ तो भी वही आएगा। तो पांचों लड़कियों का टोटल जो है वेट कितना है 580, तो एवरेज वेट कितना होगा, तो 580 तो वेट है सेंटीमीटर, 5 से डिवाइड कर दो, वेट है, लंबाई है भाई, बार बार भार कर रहे हैं, लंबाई लंबाई, ध्यान ही नहीं दिया भाई, लंबाई, तो सम ऑफ दियर लेंथ, मतलब हाइट कितनी है, लंबाई की बात कर रहा, हम वेट की बात कर रहे, कोई बात नहीं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, हाँ सर 3 5 36, इतना सेंटीमीटर, तो 116 सेंटीमीटर इसका एवरेज है, लेकिन मीटर में बताना 100 से डिवाइड कर दो, यानी 1.16 मीटर, कहीं है, हाँ सर ये ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। कुछ लोग ये भी करेंगे सर इतना क्यों करें, कुछ लोग ये भी करेंगे, आसानी से कर लेंगे, सर 20 था, 20 का एवरेज 1.4 था, तो 20 का औसत यानी सम आ गया, माइनस 5 छोड़ दी 15 हुई, इनका 0.08 बढ़ गया, तो सर 1.4 में हम क्या करेंगे 0.08 जोड़ेंगे, सर 8 हुआ, यानी 1.48 हो जाएगा, 1.48 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा डिवाइड बाई 5 कर देंगे तब भी आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा, वेरी गुड। इसको देखो, इसको बताइए भाई, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करती है, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वही दूरी वापस आती औसत चाल। अगर 2 का बोला गया होगा, आपको हमने बताया था एवरेज स्पीड, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे जैसे करो, यानी 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, एक ही डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से जाते हैं और आते हैं, तो औसत चाल का फॉर्मूला 2 गुणे पहली चाल जाने में आने में डिवाइड बाई दोनों का चाल योगफल जोड़ दोगे। दूसरा तरीका क्या था सर, दूसरा तरीका भी तो था, क्या था कहोगे सर, दूसरा तरीका ये था कि जैसे जाने में 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और यही दूरी आने में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो सर हमें जब जाने आने में चाल दिया है और औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी, तो दूरी मान लो, अगर दूरी मान लोगे तो चाल दिया है तो समय भी आ जाएगा, आने में भी समय आ जाएगा, तो दूरी मानना पड़ता है। तो x मानते हो तो x की जगह पर कुछ मान लो, मतलब ऐसी वैल्यू क्या करते हैं, स्पीड का एलसीएम, जैसे क्या 68 कटेगा नहीं, 2 गुना करो इसका, 68 का 2 गुना, 2 8 16 6 और 2 6 12 13,
तो क्या 32 से 36 कटेगा? कितना देखो, 4 दुनाई नहीं कटेगा। कहोगे सर 32 और इसका एलसीएम कितना, 32 और 68 का, तो 32 का 16 2 की पावर 5 और 68 का 17 चौका 68, 17 इंटू 2 की पावर 4, मतलब 2 की 32 इंटू 17 इसका एलसीएम। इससे बढ़िया यही फॉर्मूला लगा दो। कहोगे सर चलो बेसिक्स बता दे रहे हैं। एस किलोमीटर मान लो, जिसको डाउट अथवा टफ हो जाएगा, जिनको मतलब जो पहले से नहीं पढ़े होंगे, भाई जाने में दूरी हमने x मान ली, जाने में दूरी x, आने में दूरी x, कुल दूरी इतना हुआ। जाने में x दूरी को 32 की स्पीड से, आने में x दूरी को 68 की स्पीड से, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, जाने में समय और आने में समय। ये सॉल्व कर दो। ये कह रहे हैं, देखो हम ये कह रहे थे जो x की जगह पर आप 32 इंटू 17, मतलब एलसीएम अगर डिस्टेंस मांगते तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन नहीं माने तो कोई बात नहीं, यही कर लो, ठीक है। कहोगे 2x। अब फिर 32 इंटू 68 का आपको एलसीएम मानना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा बताइए। हम एलसीएम 32 इंटू 17, आप सॉल्व करो, हमने ऐसे बना लिया। x कॉमन ले लेंगे सर, 32 भाग करेंगे 17x प्लस 68 से भाग करेंगे 17 चौका 68, 8 आएगा तो 8x, ये कट जाएगा तो 2 इंटू कितना सर, 2 इंटू 32 इंटू 17 डिवाइड बाई कितना, 8 7 15 हो गया सर। ये डेसिमल में कुछ आएगा सर, हाँ टफ हो गया सर। 17 इंटू 32 इंटू 2, 32 64, 17 चौका 68, 17 छक्का 102 और 6 कितना हुआ 108, 15 8 15 7, कुछ डाउट हो रहा भाई। 15 7 105, गलत हो गया ये कैलकुलेशन। 8, अरे यार 8 नहीं 17 है, देखो 17 और 8 कितना हुआ, 17 8 कितना 25 है ये, 25 करो, यहाँ 25 से भाग करो, 25 चौका 100, 8 25 3 75, 43.52 ये आ जाएगा। और चाहे कंफ्यूजन हो तो ये भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला करिएगा, 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। 2 के लिए है, अगर डेटा आसान है सबसे सही ये होगा। 2 के लिए डिस्टेंस मत मानो, मतलब अगर एवरेज स्पीड 2 के लिए, 3 के लिए सब करते हो, 2 के लिए क्या करोगे, 2 इंटू 32 और इंटू कितना 68 डिवाइड बाई 32 प्लस 68, जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 43.52 आएगा। यस वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते ही 13/17 और इसके बीच भिन्न है। ये आप बताओगे, इसके बीच भिन्न, ये भी आपको होमवर्क देते हैं, ये आपको फ्रैक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बीच वाली भिन्न कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में आप जाओगे, जो हमने भिन्न वाला टॉपिक डिस्कस किया, दो संख्याओं के बीच में भिन्न क्या होगी, यानी आप जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो भाई ना। इनके बीच में क्या होगी, जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, जो आएगा आंसर आ जाएगा ना। कहोगे हाँ सर, ये आप बताइएगा, ये हम नहीं बताएंगे भाई, आप बताएंगे। चलो इसको, दो संख्याओं का अंतर इतना, बड़ी संख्या छोटी विभाजित करने पर 6 भागफल 15 शेषफल मिलती है, तो छोटी संख्या क्या है इसको बताओ भाई। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। देखिए कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर इज 1365, डिवाइडिंग अ लार्जर नंबर बाई स्मॉलर वन वी गेट 6 क्वोटिएंट एंड 15 रिमाइंडर। मतलब जैसे मान लो हम बोल दें कि एक्स वाई मान है, एक्स लार्जर नंबर है और एक्स को दो संख्याओं का अंतर इतना, मतलब एक्स माइनस वाई कितना हुआ 1365 है। यानी एक क्वेश्चन तो पहले ही हो गया ना। अब करा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर ना, तो बड़ी संख्या क्या है एक्स है, एक्स को छोटी से विभाजित करने पर यानी किससे, वाई से भाग करो ना, ये भागफल भाग करो यानी भाजक हो गया, और कितना 6 भागफल आता है, कहोगे हाँ सर, प्लस 15 शेषफल आता है, हाँ सर ना। तो एक क्वेश्चन बन गया, कुछ करना थोड़ी है एक्स और वाई का, तो हमें एक्स और वाई से छोटी संख्या क्या होगी, वाई की वैल्यू, देखो हो गया नहीं हो गया, कहोगे हाँ सर इधर आएगा एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, इक्वेशन करोगे एक्स माइनस 6y इक्वल टू कितना 15, यानी ये सेकंड ना मान के प्रॉपरली सेकंड ये मान लो, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर। हमें y चाहिए तो x बराबर कर दो ना। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, देखो इक्वेशन तो ऐसे सॉल्व करोगे ना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1365, और कहोगे सर x माइनस 6y इक्वल टू कितना 15। सर y हमें चाहिए, y चाहिए छोटी संख्या ना, स्मॉलर नंबर, तो x बराबर कर दो, बराबर है बस घटा दो, साइन चेंज है घटाने पे, यस ये कैंसिल आउट हुआ, तो प्लस 6y और y कितना हुआ 5y
इक्वल टू कितना हुआ, 15 घटा दोगे सर कितना हुआ, 1350 हो गया। तो y बराबर कितना, 5 डिवाइड कर दोगे 5 से, तो 5 दुनाई 10, 3 5 7 35, क्या 270 है ऑप्शन में? हाँ सर बिल्कुल 270 स्मॉलर नंबर है। तो ये कंफ्यूजन के लिए कभी कभी करता है, इक्वेशन बनाने के लिए करता, कहोगे हाँ सर लेकिन हम नहीं डरेंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिए, जितना आप जो है प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कंफ्यूजन दूर होगा। अब जैसे आपने अभी तक चैप्टर पढ़ा, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे किसी क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन आज नहीं बताए हैं। पहला क्वेश्चन कंफ्यूजन रिमाइंडर थ्योरम वाला, दूसरा 2 फ्रैक्शन वाला, ये दोनों टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आप लोग एक बार पुराना टॉपिक, मतलब पुराना जो पढ़ा चुके हैं उसको रिवीजन तो करिए, ये आते क्वेश्चन हैं। नहीं आएगा तो हम तो साथ में ही हैं, मतलब इसी बहाने क्या करोगे, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, उसके लिए हम पूरा टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्विक रिवीजन कर लेंगे फ्रैक्शन का और किसका, यानी शेषफल वाले प्रमेय का। तो कहने का मतलब कुछ भी आप लोग सॉल्व करिए विदाउट टेस्ट सीरीज, यानी जब तक आप उसको अपने आप को खुद से एनालिसिस नहीं करते हो, जब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो है क्या हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो फिर से एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। तो उसको नहीं करेंगे ना, वो तब तक जो है कहीं न कहीं कंफ्यूजन रहेगा। और ये सारी चीजें भाई टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज आपको www.study91pro.com पर मिल जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस सर, एबीसी एक काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने ए के काम छोड़ने से 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम छोड़ा, समस्त पूरा करने में कितने दिन, इतना। तो डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, अरे यार ये तो हमें लग रहा कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ और है, हिंदी कुछ और है। चलो कोई बात नहीं, हिंदी तो पहले वाला है, गलत हो गया है, इंग्लिश गलत हो गया है जरा। तो चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15, सबसे पहले रामबाण तरीका, ए किसी काम को 10, बी उसी काम को 12, सी उसी काम को 15। तो सबसे पहले मस्ट है, यानी काम कितना है, यानी इसका एलसीएम लोगे, 10, 12, 15 का एलसीएम सबको पता भाई 60, यानी 60 काम वाले लोगे, 10 छक 60, 6 वर्क एक दिन में करेगा, 12 पंचे 60, 5 वर्क भी करेगा, 15 चौका 60, भी 4 वर्क करेगा। इतना तो टाइम एंड वर्क में हमेशा करते थे। जब किसी काम को ए बी सी करेंगे या ए और बी करेंगे, तो हमेशा आप क्या करोगे, पहले टाइम का एलसीएम वर्क बन जाएगा। इस काम को अगर ए 10 दिन में करेगा, ए का 1 दिन का वर्क, बी का 1 दिन का वर्क, सी का 1 दिन का वर्क, ये पता हो जाएगा। अब उसके बाद जो भी कंडीशंस कहा जाएगा ना, उसको रिलेट करो। यानी 60 वर्क के लिए न्यू कंडीशन है। न्यू कंडीशन क्या है, चलो पढ़ो भाई, हमें कुछ डाउट लग रहा है लेकिन देखो भाई, ए ने पूरा कर सकते हैं, ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी लास्ट के 5 दिन में ए नहीं किया है, ये तो क्लियर हो गया। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब ए बी के 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब ए के 2 दिन बाद छोड़ा, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा। भाई ये 5 दिन पहले छोड़ा तो 2 दिन बाद, यानी ये 3 दिन पहले छोड़ेगा, यानी यहां पे भी ये 3 दिन पहले। इसका मतलब ये हुआ अंत में जो भी काम था ना, तो इसका मतलब लास्ट के 5 दिन पहले ए ने छोड़ा और उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, यानी लास्ट के 3 दिन बी ने नहीं किया और लास्ट के 5 दिन ए ने नहीं किया। इसका मतलब एक ही ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ने स्टार्ट किया होगा, ये हम मान लेंगे, वैसे इंग्लिश में दिया होता, यानी तीनों ने स्टार्ट किया होगा और लास्ट के 3 दिन ने, भाई 3 दिन पहले बी ने छोड़ा, 5 दिन पहले ए ने छोड़ा। तो बताइए कुल काम कितने दिनों में हो जाएगा, चाहे बेसिक्स करो चाहे वर्क को जोड़ दो तो भी सही है। देखो तो एक तरीका तो ये हो, ध्यान दिए ट्रिकी अप्रोच बता रहे हैं, जब भी लास्ट से कोई छोड़ता है ना, अब पूरा पूछा जाए टोटल कितने दिनों में वर्क फिनिश होगा, एक तरीका ये हुआ, टोटल वर्क 60 है, ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले अगर ए नहीं छोड़ता तो 1 दिन में 6 काम करेगा, 5 दिन में 30 काम और हो जाता। बी भाई 3 दिन पहले लास्ट से छोड़ा ना, तो भाई 3 दिन लास्ट से नहीं छोड़ता तो बी 1 दिन में 5 करता, 3 दिन में कितना 15, डिवाइड बाई सबका 6 5 11 और 4 15, 15 से भाग कर दोगे तो कहोगे यहां पे देखो 6 पंचे 30, 30 और 5 से 15, तो 30 और 15 कितना हुआ 45 और 60 105, तो 105 डिवाइड बाई 15, यानी 7 दिन में टोटल वर्क फिनिश होगा। ऑप्शन नंबर 3। कहोगे सर ये तो ट्रिक हो गया, मतलब लास्ट से जब छोड़ेंगे तभी के लिए ट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो लास्ट से जो छोड़ेगा तो जितने दिन पहले छोड़ेगा उतने दिन का टोटल काम और ऐड कर दोगे और डिवाइड बाई तीनों का जो इफिशियंसी होगा डिवाइड कर दोगे। कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका बताइए जिससे ज्यादा समझ में आए, दूसरा तरीका देखो। कहोगे कैसे, ध्यान समझेगा भाई, लास्ट के 3 दिन पहले बी ने लेफ्ट कर दिया और पहले ए, मतलब लास्ट के 3 दिन कौन किया, सी ने किया अकेले ना, सी 1 दिन में 4 करा, 3 दिन में 4 3 12 काम करेगा। लास्ट के 3 दिन सिर्फ सी किया है, ये क्लियर है। अच्छा इसके बीच में 2 दिन है,
तो 2 दिन कौन किया, बी और सी दोनों किया है, 2 दिन बी और सी दोनों किया। 2 दिन में बी और सी कितना काम करेगा, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4, तो 5 4 9, तो 2 दिन में 18। मतलब 2 दिन में बी और सी ने 18 काम किया। लास्ट के 3 दिन में अकेले सी ने किया, बी भी छोड़ दिया, तो बी भी छोड़ दिया, यानी 12 काम हुआ। तो 18 और 12 कितना, 30 काम हुआ लास्ट के 5 दिन। लास्ट के 5 दिन में कितना काम हुआ, 30 काम हो गया। बचा कितना भाई, 30। अब यानी यहां ये छोड़ा, यानी 5 दिन, यानी इसके पहले ये तो साथ में काम किया होगा, तो तीनों ने, अगर तीनों मिलकर इसके पहले काम किए होंगे और इसके पहले 30 काम पड़ा, तो एक दिन में तीनों का काम कितना, 6 5 11 4 15, तो 30 काम को कितने दिनों में करेंगे सर, 2 दिनों में। तो 2 दिन तक तीनों ने 7 काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया, फिर अगले 2 दिन तक बी और सी ने किया, फिर ए बी ने छोड़ दिया, फिर सी लास्ट के 3 दिन किया। तो कुल कितने हुई है, 2 ये और ये 3 ये, 2 ये 5 ये, 2 ये 5 ये, यानी 7 दिन। तब भी आंसर आया। बेसिक से कर लो। कहोगे वाह सर बहुत आसान है, बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। 12वां ये है, 12 श्रमिक 50 घंटे में दीवार का निर्माण कर सकते हैं, 40 घंटे में। भाई अब कहो बताएं इसको, ये बताने कोई मतलब नहीं। ये आपको कितनी बार बताए थे भाई, जब कुछ ग्रुप में करेंगे तो एक फॉर्मूला, मतलब मास्टर फॉर्मूला M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 R1 इक्वल टू डायरेक्ट वाले में M2 D2 T2 E2 और अपॉन W2 और R2, ये बताए थे। और इसका मतलब क्या था भाई, M का मतलब ग्रुप ऑफ मैन, ग्रुप ऑफ वुमेन जो भी, D का मतलब डेज, T का मतलब समय, E का मतलब इफिशिएंसी, W का मतलब वर्क, वेजेस, W का मतलब वर्क काम, यानी वर्क काम, और इसका मजदूरी रेट, रेट मतलब मनी, मतलब R का मतलब हमने थोड़ा अलग करने के लिए रेट लिख दिया, मनी लिख दिया। तो यानी अगर आपको आदमी और दिन में फॉर्मूला लगाना है तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगाओगे। आदमी दिन और वर्क में निकालना है M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2, जिसमें फॉर्मूला लगाना वो लगा दो, डायरेक्ट वाला होगा। तो डायरेक्ट वाला 12 श्रमिक यानी M1, 12 श्रमिक 50 घंटे यानी T1 एक दीवार निर्माण करते हैं, तो ठीक है, वर्क तो सेम है। और उस कितने घंटे में काम करेंगे, कितने, तो 40 घंटे में काम करने के लिए, यानी M1 T1 इक्वल टू M2 T2, ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो भाई 12 श्रमिक 50 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। तो आपको कहा जाए तो 40 घंटे में, तो कितने श्रमिक 40 घंटे में वही दीवार बना देंगे, तो बस आंसर ये कैंसिल हुआ। तो 4 3 12 हुआ, 3 5 15, यानी 15 व्यक्ति जो है 40 घंटे में दीवार बना देंगे। ऑप्शन नंबर 1। इसमें कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं, आसान। रूट 6 2 बार करोगे, मतलब रूट 6 ए बोल दो, इसका होल स्क्वायर है। यहां क्या बोलोगे सर, ये 8 किसका है, रूट 8 का। तो रूट 8 का मतलब 2 अंडर रूट 2 ना, 2 अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, यानी ए हमारा क्या है सर 6 रूट 6 है, बी हमारा क्या है 2 रूट 2 बी है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक फॉर्मूला -2a, ए का मतलब रूट 6a, बी का मतलब 2 रूट 2b। क्या बनेगा फॉर्मूला? देखो जब यहां पे फॉर्मूला हम, मतलब ये हम इसलिए कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग सबसे पहले देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर तुरंत ही लगाएंगे हमने, लेकिन क्या ही लगाना है, देखो जब आप लोगों को वैल्यू निकालना होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी इक्वल टू 0, यानी अगर आपको जो है यहां मान निकालना है, यानी ए का मान निकालना दोनों, तो कैसे निकालोगे ध्यान दोगे, वो वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्टली कि वो फॉर्मूला बनेगा नहीं। जब फॉर्मूला बनेगा नहीं तो कहोगे सर ये तो है ही नहीं कुछ, नहीं, हाँ फॉर्मूला बनेगा नहीं तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो सकता है, जब फॉर्मूला बनेगा नहीं तो उसको बनाने के लिए हम कुछ जोड़ और घटा सकते हैं, बस यही काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना। तो क्या करोगे, इसमें क्या जोड़ दे क्या घटा दें ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है भाई, सुश्री ने स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा। सर ये तो कंफ्यूजन आपने फंसा दिया, क्वेश्चन कैसे होगा ये, हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कर पाएंगे, देखो कैसे, हम इसको अगर a मान लें, a एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ऐसे करें तो हम क्या करते हैं, a इंटू सी का फैक्टर होता है, क्या लाना, b लाना होता है। ध्यान समझिए, a इंटू सी का फैक्टर होता b लाना होता ना, मतलब a का मतलब 6 ना, और c का मतलब कितना, पूरा 8b स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 8b का स्क्वायर, इसका हमें फैक्टर करना है, लाना कितना है 16ab। कहोगे हाँ सर, तो याद करो हमने इनइक्वालिटी भी बताया था, मतलब आपको फैक्टर नहीं करना, हमने ये बताया था, ध्यान समझिए, हमने ये बताया था साइन वाला, कि अगर यहां पे
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से बताया था, यानी b की वैल्यू प्लस और इसकी वैल्यू प्लस, तो क्या होगा आंसर माइनस माइनस में आएगा। इसकी वैल्यू माइनस, ये प्लस, तो क्या होगा प्लस प्लस में आएगा। और अगर ये माइनस तो क्या होगा प्लस माइनस, यानी बिग और स्मॉल, याद करो। और ये प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस में, ये बताया था। इनइक्वालिटी 2-3 बार बताया है। तो इनइक्वालिटी आप ये कर सकते थे भाई, माइनस और प्लस का मतलब यानी कन्फर्म है प्लस प्लस में दोनों इसके वैल्यूज आएंगे, मतलब जो इससे गुणनखंड आएंगे दोनों आएंगे, क्या आएंगे भाई, तो दोनों यहाँ पे एक ही वैल्यू दोनों आएंगे, क्या आएंगे। कहोगे सर आसान है, इसकी वैल्यू क्या आएंगे, पहला आप बोल सकते हो तो सर a इंटू सी, यानी 6 इंटू जैसे लिखा था ना 8b स्क्वायर करोगे, लाना कितना है 16ab लाना है। तो कैसे करोगे, 6 8 48 हुआ ना, 6 8 48 हुआ, तो 8 6 14 नहीं हुआ, और क्या हुआ 12 चौक 12 4 16 हुआ, 12 चौक 48, यानी 12, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें समझिएगा 6a स्क्वायर तो कोई मतलब है नहीं, तो कहोगे a इक्वल टू कितना, ध्यान दे a इक्वल टू कितना, यहां से जोड़ोगे तो 16a भी लाना ना, तो हाँ ठीक है 6a स्क्वायर है ना, तो a मतलब a स्क्वायर तो a करोगे भाई ना, a भी लाना है, तो कहोगे 16a ना, 16ab और प्लस कितना हुआ 4ab, मतलब 12ab प्लस 12 4 16ab, तो ये दो वैल्यूज हो जाएंगे ना, इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे, इतना किसके वैल्यूज हो जाएंगे भाई इसके, और ये वैल्यूज अगर हो गया तो गड़बड़ आ गया भाई, कहोगे हाँ सर गड़बड़ आ गया, बिल्कुल सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़िएगा भाई, कि क्या करा है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कहोगे यस सर। कमरे के फर्श पर एक समान माप के चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछानी है। टाइल्स की लंबाई, यानी टाइल्स के एरिया की बात नहीं कर रहा भाई, टाइल्स की लंबाई की बात कर रहा, या ये भी नहीं कर रहा कि कितनी टाइल्स चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा। आपको सिर्फ निकालना है भाई जो टाइल्स लगानी है उसकी लेंथ क्या है। आप ये बताओ सबसे पहले, सपोज ये 13 मीटर लंबाई है और 7.5 चौड़ाई है। आप ये बताओ अगर इसमें चौकोर टाइल्स लगानी है तो मिनिमम जो चौकोर टाइल्स लगानी है उस टाइल्स की साइड निकालने के लिए, यानी भुजा निकालने के लिए आप क्या करते हो, कहोगे सर हम 13 मीटर और 7.5 मीटर का HCF मासा निकालते हैं, यानी इसमें अधिकतम कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, जो कॉमन फैक्टर होगा वही लेंथ होगा, और लेंथ आ जाएगी तो हमें टाइल्स का एरिया भी आ जाएगा, साइज का एरिया आ जाएगा। लेकिन क्या आपको निकालना, सिर्फ लेंथ निकालना भाई, तो आप कहोगे 13 मीटर सर 7.5 मीटर का HCF क्या हुआ, तो ऑप्शन से ही देख लो, क्या भाई 1 से कटेगा, तो 1 से ये भी नहीं डिविजिबल होगा, कहोगे नहीं। 0.5 एक है, 0.5 से सब कट जाएंगे, आधा का कितना गुना, यानी कहोगे 26 गुना और आधे का ये, तो जो आधा से जो कॉमन होगा, जो डिविजिबल हो जाएगा वही क्या होगा, उसका HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, 14वां क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत बार आप लोग देखोगे एग्जाम में आ चुका है। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, 11 मिनट देर से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की डिस्टेंस क्या है। याद करो आपको कैसे हमने बताया था भाई, घर से स्कूल की डिस्टेंस फिक्स होगी, यानी दूरी अगर, यानी ये होम टू स्कूल, पहले दिन फर्स्ट डे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, देन वो कितना 11 मिनट देर से पहुंचाएगा, यानी 11 मिनट देर से, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उससे पहुंचने का टाइम 1 घंटे था, अब 1 घंटे 11 मिनट लेगा। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज्यादा, यानी अगले दिन अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, तब वह बिफोर 9 मिनट का मतलब, यानी अगर 1 घंटे में पहुंचना था तब वह 1 घंटे से 9 मिनट बिफोर, यानी 51 मिनट में पहुंच जाता है। ये हमने सपोज किया ना, तो डिस्टेंस सही है। याद करिए आपको हमने कैसे बताया था, इसको इक्वेशन से बताया था, और ये भी बताया था जब दूरी फिक्स होगी, यानी दूरी बराबर होगी, दो बराबर दो को अलग अलग चलेंगे। तो ये फॉर्मूला बताया था भाई S1T1 इक्वल टू S2T2। इससे भी आप बता सकते हो, यानी इससे भी आप लोग बता सकते हो कैसे भाई, 20 किलोमीटर की चाल से जाएगा, 11 मिनट लेट हो जाएगा,
तो सही समय क्या है, उस समय से 11 मिनट देरी से हुआ, और 30 किलोमीटर से जाएगा तो 9 मिनट बिफोर होगा। तो सही समय निकाल लेंगे, समय निकालने के बाद दूरी निकाल लेंगे। लेकिन हमने आपको रेशियो से बताया था, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो पहले दिन एक ही दूरी को किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर की स्पीड से। अगले दिन किस स्पीड से जा रहे हैं सर, 30 किलोमीटर की स्पीड से। यानी पहले दिन और दूसरे दिन की चाल का अनुपात 2:3। इसका मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे पहुंचने में समय का रेशियो क्या होगा, आपको कंफर्म है। डिस्टेंस फिक्स होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, टाइम का रेशियो होगा। यानी चाल 2:3 के अनुपात में है तो समय 3 और 2 के अनुपात में है। तो पहले दिन और दूसरे दिन समय, पहले दिन 3 समय, दूसरे दिन 2 समय। जब भी ऐसा दिया होगा पहले दिन 11 मिनट देरी, दूसरे दिन 9 मिनट पहले, तो दोनों डिफरेंट अगर साइन होंगे, 11 मिनट देरी 9 मिनट पहले, यानी दोनों दिन पहुंचने के समय में क्या अंतर है, तो 11 और 9 का डिफरेंस जो होगा ये सम हो जाएगा 20 मिनट। यानी पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने का अंतर 20 मिनट है। आप ही बताओ, पहले दिन 11 मिनट देरी यानी 1 घंटे में पहुंचना था, 1 घंटे 11 मिनट में पहुंच रहा है। अगले दिन 9 मिनट पहले, तो इसका मतलब 11 मिनट देरी 9 मिनट पहले का जो डिफरेंस होगा जुड़ जाएगा ना, इसलिए साइन देखो यहां माइनस लगाओगे तो भी जुड़ जाएगा। समय का अंतर पहुंचने में एक रेशियो, तो एक रेशियो की वैल्यू 20, 20 यही 60 मिनट, यानी पहले दिन 60 मिनट लगते हैं, तो 20 दुनाई 40 मिनट। तो एक तो यहां से ये निकल जाता है पहले दिन और दूसरे दिन पहुंचने में कितना कितना समय लगा। अब जब ये समय लगा तो अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डायरेक्टली रिलेट कर दो। तो पहले दिन 60 मिनट समय लगा, कहोगे अच्छा 60 मिनट का मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, यानी 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको सही समय निकालना होता तो पहले दिन 60 मिनट में पहुंचा है और 11 मिनट देरी से पहुंचा है, तो 11 में से 60 घटा दोगे तो कहोगे 49 मिनट सही समय है। लेकिन सही समय नहीं निकालना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, किसी पर्टिकुलर दूरी को पहले चाल से जाएगा, लेट पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा, फिर चाल बढ़ाएगा या घटाएगा, जल्दी या लेट पहुंचेगा, हमेशा चाल का रेशियो उल्टा समय लिखेगा। और इन दोनों केस में समय का अंतर यानी रेशियो के बराबर कर दो। जो ये रेशियो आएगा ये इस चाल से और इस चाल से समय पहुंचने में लगा। अब पहुंचने में समय लगा तो सही समय निकालना होता तो कनेक्ट करके निकाल सकते हो। कहोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, जिनको डाउट है भाई आप बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले टॉपिक में। स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी चाल समय दूरी बाई शिवानंद सर प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां से आप लोग जो है सारे कंडीशंस क्या क्या फिक्स डिस्टेंस के बनते हैं वो आपको कंफर्म हो जाएगा। इसको देखो, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और ऊंचाई 41 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिधि, वाह। अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करो तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी जानना यानी फॉर्मूले जानना यानी क्वेश्चन पढ़ते ही जरूरी हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, तो इसके सामने क्या होता है भाई, कर्ण होता है। कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस होता है जो कि 41 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसमें अगर कोई एंगल की बात नहीं की जा रही तो ये वाला स्ट्रेट वाला हाइट मान लोगे और ये बेस मान लोगे। लेकिन अगर एंगल की बात की जाएगी तो एंगल के सामने वाला जो है हमेशा लंब होगा। फिलहाल एंगल की बात नहीं की जा रही है। तो आपको ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यहां पे 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये आपको निकालना बेस। क्यों निकालना है, फाइंड द एरिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। आधा करो यानी आधार इंटू ऊंचाई का आधा कर दो यानी बेस इंटू हाइट ये होता। पेरीमीटर की बात करोगे तो भाई पेरीमीटर का मतलब सबको जोड़ दो यानी आपको हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब, कर्ण और आधार जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, चलो ठीक है, बताओ भाई। और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक और आप लोग कंफर्म है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण पर बना वर्ग लंब यानी हाइट के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सबको पता होगा कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है समकोण त्रिभुज के लिए तो कंडीशन क्या होती है। पाइथागोरस साहब ने बहुत पहले इसको देके चले गए कि अगर आपको एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजाएं कैसे बताओगे। यहां कर्ण और लंब दिया यानी हाइट दी है तो ये निकाल लोगे। तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा भाई कि ट्रिपलेट अगर याद करो 9, 40 और 41 का ट्रिपलेट आपको बताया था। ट्रिपलेट का मतलब हुआ कि 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर होगा। यानी जैसे 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81 ना, तो 1681 क्या 41 का स्क्वायर होता है। हाँ जी, इसका मतलब
यहां पे डायरेक्टली चाहे ऐसे पूरा सॉल्व करके लिखो तो 41 का स्क्वायर इक्वल टू यानी हाइट यानी लंब 9 का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी यहां से इसका स्क्वायर 1681 माइनस 81 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो यहां से 1600 इक्वल टू क्या होगा, बेस होगा का स्क्वायर होगा, तो बेस बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1600 का मतलब भाई 40 हुआ कि नहीं हुआ। और अगर ट्रिपलेट याद होगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप बताओगे सर 40 बेस होगा, अब फॉर्मूले में रख दो 1/2 बेस यानी आधार 40 आ गया, सर ऊंचाई 9 तो है ही है, कहोगे हाँ सर, 2 यहाँ 20, 2 9 18, सर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ है भाई 180, यहां भी है, यहां भी, यहां भी, अच्छा इसको भी चेक करो। और अब पेरीमीटर यानी परिमाप निकालोगे तो सबको जोड़ दो, तीनों भुजाएं यानी 41 कर्ण हुआ और 9 आपका क्या हो गया, 9 आपका लंब यानी बेस यानी हाइट हो गई और 40 ये हुआ, तो 41 और 9 कितना 50 और 40 90, 180 और 90 वाला जो सही होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बताइए, ये तो सिर्फ फॉर्मूले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता होगा भाई समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा कैसे निकालोगे, जब ये सब निकाल लोगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग आंसर बता दोगे, कहोगे यस सर बिल्कुल बता देंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप जैसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर ये तो हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ना, तो बताइए क्या होगा भाई। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 6 अंक से फेल हो गया, अन्य अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए ना, देन तो आपको क्या करना है, परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। वाह, मतलब इतना आसान सा क्वेश्चन। हमेशा जब एक एग्जाम में 2 लोग अपीयर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग क्या लेट करते हो, मैक्सिमम मार्क्स, यानी अधिकतम मार्क्स कितना है, मतलब पूर्णांक कितना है। अधिकतम मार्क्स का मतलब क्या हुआ भाई, अधिकतम हिंदी में लिख दे रहे हैं भैया, अधिकतम अंक का मतलब हुआ पूर्णांक क्या है, यानी 100 अधिकतम पूर्णांक है, यानी 100% जो लाएगा वो पूरा फुल में फुल लाएगा, कहने का मतलब ये है। अब इसमें कह रहा कि 2 एग्जाम में 2 अभ्यर्थी शामिल हुए, पहला अभ्यर्थी ऐसा है कि कुल जितने प्राप्तांक हैं यानी जितने अधिकतम अंक हैं उसका 30% पाया है, अच्छा पा तो गया लेकिन ये फेल हो गया 6 अंक से, ये परसेंटेज है और ये वैल्यू है, तो अगर हम 6 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। आपको परसेंटेज में बहुत बार बताए थे, कोई व्यक्ति अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कुछ परसेंट लाता है और फेल होता है, हमेशा उसको पास कराना है, पास करा दिया। दूसरा जो है 40% लाया, हाँ सर 40% लाया, न्यूनतम 6 अंक ज्यादा पा गया पासिंग मार्क्स से, तो भाई 6 घटा दोगे, कहोगे हाँ सर कहाँ डाउट है, तो यहां सॉल्व कर लीजिए, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया, यहां से लेट कर दो, यानी ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया। इधर जाएगा 10% की वैल्यू भाई कितना हुआ, ये इधर आएगा, माइनस से इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस 6 6 12 हो गया, तो 10 की वैल्यू कितना हुआ 12, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 1.2, तो सर मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 की वैल्यू कितना हुआ 1.2 इंटू 100 यानी 120, बिल्कुल सही, यानी 120 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ऐसा दिया होगा एक परीक्षा में 2 अभ्यर्थी हैं और पहला कुछ पा रहा है वो फेल हो रहा है तो उसको पास करा दो। पास कराने के लिए आपको पता है ना, हम बोले 50 नंबर ला रहा है, 10 से फेल हुआ तो 10 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर। फिर कह रहा कि कुछ ला रहा तो ज्यादा ला दिया पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स जितना ज्यादा लाएगा घटा दोगे तो वो भी पास हो जाएगा। तो एग्जाम एक ही दोनों का एक है तो दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर होंगे, तो इक्वल कर दो भाई, सॉल्व कर दीजिए, कहोगे यस वेरी गुड। 17वां क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, देन आंसर दीजिए। कहोगे 2000 में सुरेश और रमेश की आय का अनुपात 3:4 था, 10 साल बाद उनकी आय का अनुपात इतना होगा, तो बस 2006 में रमेश की आयु क्या थी। वाह, तो सबसे पहले तो आप ये समझो 2000 की हम बात कर रहे हैं, 2000 में बात कर रहे हैं, 2000 में 3:4 था और 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब 2010 में भाई कितनी हो गई, 10 साल बाद 17:22 हो गई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो आपको बताना 2006 में रमेश की आयु, तो पहले दोनों की आयु निकालनी वर्तमान में, तो फिर निकाल सकते हैं। एक तो बेसिक इक्वेशन हुआ, याद करो जब भी आपको 2 रेशियो दिया होगा बेसिक से सॉल्व करना होता था, क्या सॉल्व करते थे। 2000 में सुरेश और रमेश की आयु का अनुपात 3:4 है, रेशियो में है, तो हम रेशियो को अगर वैल्यू के फॉर्म में करें तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे भाई कि 2000 में यानी 2000 में हमारे सुरेश बाबू 3x साल के थे
और रमेश भाई साहब ये 4x थे, मतलब x का मतलब हुआ किसी एज का पार्ट रहे होंगे, तो इसका मतलब ये 3x हुआ, ये 4x हुआ। कब? 2000 में। अब 2000 के 10 साल बाद उनकी आय का अनुपात दिया है भाई, 2000 में है तो इसके 10 साल बाद 10 यहां जोड़ दो, 10 यहां जोड़ दो, दोनों का 10 साल बाद 17:22 हो गए अनुपात ना। तो यहां से रमेश और सुरेश की 2000 में एज निकाल सकते हो आप लोग ना। ये 3x 4x 2000 में एज है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 22 3 66, 22 3 66 सॉल्व कर दिए भाई, क्या करोगे? 22 3 66 एक्स हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस 22 दहम्मा 220, कहोगे हाँ सर, बराबर कितना? 17 चौका 68, 68 एक्स हुआ, और प्लस 170 हुआ, कहोगे यस सर। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आओगे तो भाई 68 एक्स में से 66 घटाओगे तो 2x हुआ, और यहाँ 220 में से 170 घटाओगे तो 3 2 यानी 50 हुआ। तो भाई x की वैल्यू कितना हुआ? 25 हुआ। याद करो x की वैल्यू कितना? 25। अब x की वैल्यू 25 हुआ तो 25 या 75 साल, 75 ईयर कौन होगा भाई आपके सुरेश बाबू? कब? 2000 में। 2500 का 100 साल के हमारे कौन होंगे भैया? बहुत जिलिए, रमेश बाबू होंगे। हाँ सर, क्या बहुत ज्यादा हो गया सर, ये तो बहुत दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यही आएगा ना। 22 3 66 एक्स हुआ, कहोगे हाँ सर, और 220 17 चौका 68, हाँ सर बिल्कुल। 2x की वैल्यू कितना हुआ? 30 50 हुआ, x की वैल्यू 25 75। चलो कोई बात नहीं। तो 2006 में रमेश बाबू की आए। रमेश भाई साहब 2000 में 100 साल के थे ना, 2000 में 100 साल के थे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब 2006 में 6 और बढ़ा दो, 106 साल के होंगे। ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं आ रहा है, ये दूर दूर तक नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन सब में सब गलत है, यानी 106 करेक्ट है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन कहीं कुछ और दे दिया गया है, तो बताइए कोई डाउट है? यही तो हुआ ना भाई, 2000 में था, 10 साल बाद, तो आप यहां से रेशियो निकाल लोगे 2006 में। तो भाई अगर 2000 में एज दोनों की आ गई तो 6 साल बाद भी आ जाएगी। ये 106 साल रमेश बाबू की एज बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि 2000 में आ गई तो 2006 में। ये ऑप्शन गलती से कहीं लिख दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख, 5 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली 2 संख्या का योग इतना, अंतिम। अरे भाई कितना आसान है, ये आप बेसिक से कर लो, चाहे वैसे घटा दो। जैसे 5 नंबर्स है ना, यानी 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, इनका योग दिया, सबको जोड़ो भाई, पांचों संख्याओं को जोड़ोगे कितना है? 240 है। औसत नहीं, योगफल दिया है। पहली दो संख्याओं का औसत 45.5 है। आपको कंफर्म अगर एवरेज दिया 2 संख्याओं का तो सम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, 45 दूना 90 यानी 91, तो 91 पहली 2 संख्याओं का योगफल। अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया है 30.5, तो योगफल कितना होगा? फिर वही 30 दूना 60 यानी 61 होगा। तो आपको पता पहली 2 संख्याओं का योगफल फिर 91, अंतिम 2 संख्याओं का यानी चौथी पांचवी का 61। जब पहली दूसरी चौथी पांचवी का योगफल कंफर्म है, तो पांचों में से अगर ये पहली 2 और आखिरी 2 घटा दोगे तो तीसरी आ जाएगी ना, कहोगे हाँ सर। तो 91 61 का सम क्या हुआ? कहोगे 2 9 6 15, यानी सर 152 क्या हुआ? पहली 2 और आखिरी 2 यानी 4 संख्याओं का योगफल। तो घटा दो भाई, यहाँ कहोगे 8 हुआ, 13 में से 5 गया 8 5 13, यानी 88 क्या है सर? कहोगे 88 जो है, जो संख्या बची थी यानी थर्ड नंबर 88 होगा, तीसरी संख्या 88 होगा, है कि नहीं? बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, तो बहुत आसान है, ये हमें पता है, आप एवरेज में बहुत बार सॉल्व कर चुके होंगे। ओह 18 क्वेश्चन ही था, तो भाई आज के लिए इतना ही, यानी 18 क्वेश्चन, पिछली बार 19 आए थे, तो 18 19 20 इसी के बीच में यूपी पुलिस में क्वांट के यानी मैथ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, और हमने जो होमवर्क दिया था लास्ट में, जो हमने कहा था भाई इसको खुद से सॉल्व करके बताइएगा, उसको जरूर आप लोग कोशिश करिएगा, और जो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। और किसी भी तरीके से यानी आपको प्रैक्टिस करने में कुछ दिक्कत है, यानी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्टडी 91 पे जाएंगे, जहां पर आपको बुक के साथ ये 10 प्रैक्टिस सेट और 5 सॉल्व पेपर फ्री में मिलता है, यानी आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। और ये अलग अलग स्टेट लेवल की बुक है, और कुछ भी जानकारी के लिए आप जो है हेल्पलाइन नंबर दिया है, स्टडी 91 चैनल आपके साथ हमेशा है भाई। तो आज की हमें लगता कि आज की क्लास बेहतर रही होगी, आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चैप्टर, जैसे अभी हमें एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था भाई कि मेंसुरेशन बताइए सर, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे भाई, ये सीरीज जो है 8-10 बता दें, मतलब 2-3 दिन और बता देंगे, उसके बाद फिर से मेंसुरेशन ही डिस्कस करेंगे। क्लियर ना? मेंसुरेशन और
कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो यूपी पुलिस में बर्निंग टॉपिक होंगे, यानी जिसके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट समय हम लोग फिर से मिलते हैं भाई, यानी एक और टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक अपने आप को अपडेट करिए और कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चंस यूपी पुलिस में आए हैं और वो अच्छे से एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जितनी बार आपको मौका मिले उतनी बार सॉल्व करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका सिलेक्शन रोक सकता है भाई। तो टीस मत रखिएगा, कोशिश करिए जब तक एग्जाम नहीं हो रहा अपने आप को जितना पढ़ाई में लगा सके, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, सब में आपको बेहतर करना है। तो इसी आशा के साथ नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।